हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कंप्लीट करा है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की, जिसे हम सर्कल के नाम से जानते हैं, अर्थात वृत्त। आइए वृत्त के बारे में कुछ जानते हैं। बहुत आसान सा विषय है वृत्त। क्या होता है वृत्त अर्थात सर्कल? आप लोगों ने अक्सर चीजें देखी होंगी जो कहते हैं कि ना गोल है, वृत्त के शेप में। होता क्या है, वृत्त क्या कहता है, किसी निश्चित एक बिंदु से निश्चित एक बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं द्वारा बनाया गया रास्ता वृत्त कहलाता है। समझिए क्या? अब इसके फिगर को समझते हैं। ये है हमारे पास निश्चित बिंदु और ये निश्चित दूरी। ये क्या है हमारे पास? निश्चित बिंदु। और ये क्या है हमारे पास? निश्चित दूरी। ठीक। निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? इसे ओ से प्रदर्शित कराया जाता है। वृत्त क्या कह रहा है बेटा? निश्चित एक बिंदु से, निश्चित एक बिंदु क्या है वो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र भी कहते हैं। दूरी पर बिंदुओं द्वारा, है ना, निश्चित दूरी ये है, इसके द्वारा ये बिंदु के द्वारा बनाया गया रास्ता कुछ इस तरीके से, है ना, जो रास्ता बनता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। आइए अब वृत्त के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। देखिए वृत्त में हम चीजें क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? केंद्र। ठीक। हालांकि हमने आपको बता दिया, फिर भी सिखा देगा। कोई अगर वृत्त बनाया है हमने, ठीक है, इसका जो निश्चित बिंदु होता है ये क्या कहलाता है बेटा? केंद्र कहलाता है। ठीक है ना? केंद्र के बाद फिर बात करेंगे बेटा किसकी? त्रिज्या की करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या क्या होगी बेटा? सबसे पहले परिधि की बात करेंगे, फिर त्रिज्या की बात करेंगे। केंद्र समझ में आ गया, फिर बात करते हैं परिधि की। ये जो बाउंड्री है ये इसकी क्या कहलाती है बेटा? परिधि कहलाती है। ठीक। किसे परिधि कहेंगे? जो बिंदुओं द्वारा बिंदु पथ बना है ना, क्या लिख सकते हैं? बिंदुओं के द्वारा बना बिंदुपथ या रास्ता क्या कहलाता है? परिधि। परिधि को इंग्लिश में आप लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस। अब बात करते हैं किसकी बेटा? त्रिज्या की। क्या करेंगे बेटा? वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या कहलाती है।
ये इसका क्या है बेटा, केंद्र, ये O है, और ये क्या है, परिधि। मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहेंगे बेटा, त्रिज्या कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। आसान है, समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये बहुत सारी चीजें आपको कक्षा 9 में पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब आपको पीछे से रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। यहां से वृत्त से संबंधित 2 चैप्टर मिलेंगे आपको, 10 नंबर मिलेगा और 11 नंबर मिलेगा। 10 में हम मुख्य रूप से स्पर्श रेखा की बात करेंगे, और चैप्टर नंबर 11 में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। तो यही से सारी चीजें आगे के लिए। त्रिज्या के बाद अब बात करते हैं बेटा व्यास की। व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त के दोनों ओर परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये परिधि के दोनों हिस्से हैं। तो वही कह रहा आपसे, परिधि के वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। वृत्त के दोनों ओर परिधियों को स्पर्श करे, दोनों ओर परिधियों को क्या करे, स्पर्श करती है। ऐसी रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है। व्यास हमेशा 2 गुणे में क्या होता है बेटा, त्रिज्या होता है। अर्थात D बराबर में क्या होता है, 2R। तो R बराबर जब भी हम निकालते हैं तो 2/2 कर देते हैं, अर्थात त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे में। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त में व्यास कितने हो सकते हैं, तो लिख लेंगे, वृत्त में व्यास अनंत हो सकते हैं। पहली चीज। दूसरे नंबर पर व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है ना। अब 2 बराबर भागों में बांटता है। इन भागों को क्या कहा जाता है बेटा, अर्धवृत्त कहा जाता है ना। व्यास से विभाजित वृत्त को अर्धवृत्त कहा जाता है। अर्धवृत्त कहा जाता। आसान है, तो चीजें समझ में आई होंगी। आप अगर इनको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर पढ़ते हैं इनसे कुछ आगे की बातों को। आसान है, चीजें समझ में आती हैं। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आई। वृत्त में व्यास बहुत सारे हो सकते हैं जो केंद्र से होकर जाए। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये हिस्सा जितना होगा उतना हिस्सा ये होगा। व्यास से विभाजित, अगर व्यास से कोई वृत्त विभाजित हो रहे हैं तो उन वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है ना। अभी अर्धवृत्त बता देते हैं फिर से अलग से।
अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्धवृत्त की बात करते हैं। अर्धवृत्त को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ इस तरीके से होता है ना? ये इसका क्या हो जाएगा ओ, ये क्या हो जाएगा ए बी। तो क्या हुआ, व्यास के द्वारा बना हुआ वृत्त क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है ना? यहां पे नोट करके लिख लेंगे क्या, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है बेटा? समकोण होता है। कुछ इस तरीके, अगर यहां से कोई कोण हम बनाना चाहें इस तरीके से, तो ये क्या होगा बेटा? 90 अंश का होता है। अब बात करते हैं बेटा जीवा की। जीवा, हाँ, वृत्त में दोनों ओर परिधियों को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ऐसा लिख सकते हैं, मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर आती है। मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए, ठीक, जीवा कहलाती है। आइए समझते हैं, यहीं पे कई सारे चित्रों को समझते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ये देखिए, मान लीजिए हमने ए बी बनाया, तो ध्यान दीजिएगा वही कह रहा है वृत्त के दोनों ओर परिधियों को, इसका ये भी परिधि ये भी परिधि, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी, जो कि केंद्र से होकर के नहीं जा रही। कैसे भी स्थिति में हम बना सकते हैं, है ना? मान लीजिए ये बना दी, केंद्र यहां पर है। ऐसे नहीं बनाना चाहते तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना दीजिए। अब यहां पर नोट करके लिखते हैं, स्पेशल वो पॉइंट है इनके, क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा? व्यास होती है। क्योंकि जीवा की परिभाषा को क्या कर रही है? वो परिभाषित कर रही है। तो किसी भी वृत्त की जो जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो होगी, वो क्या होगी? व्यास होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? वृत्त में अनंत, बहुत सारी अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ऐसा है, समझ में आ रही है कोई चीज। जीवा के बाद अब बात करते हैं बेटा, छेदक रेखा की बात कर लेते हैं, या यहीं से देख लीजिए। वृत्तखंड, सबसे पहले यही बता देते हैं आपको, वृत्तखंड बताते हैं, फिर त्रिज्यखंड बताते हैं, है ना? जीवा के द्वारा वृत्त, जीवा के द्वारा वृत्त के दो खंड हो जाते हैं, जिन्हें वृत्तखंड, जिन्हें वृत्तखंड कहते हैं। समझिए, किसके द्वारा? जीवा के द्वारा वृत्त के दो खंड हो जाते हैं। कैसे समझते हैं?
ये मान लीजिए हमारे पास वृत्त है, हमने कोई एक जीवा खींच दी बेटा, ये ए बी हो गई और इसका केंद्र कहीं यहां पर होगा और इसे पी कह लेते हैं, इसे क्यू कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखिए जीवा के द्वारा वृत्त के क्या हो गए, दो हिस्से हो गए। इन दो हिस्सों यानी कि इन खंडों को हम क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड दो होते हैं, वृत्त खंड कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक बेटा दीर्घ वृत्तखंड और दूसरा क्या होता है, लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्त का उदाहरण है सबसे बड़ा वाला हिस्सा, कौन सा दिख रहा है, ए पी बी। इसे क्या लिखेंगे, ए पी बी, और इस तरीके से लिखेंगे अपनी वृत्तखंड की बात करेंगे। लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा, ए क्यू बी हो जाएगा, इस तरीके से। बात समझ पा रहे हैं ना। यहीं से समझ लेते हैं बेटा चाप। चाप ये वाला हिस्सा, चाप बराबर, या अभी रुक जाइए, चाप आगे बताते हैं आपको, पहले समझ लेते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्या के द्वारा वृत्त का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। कैसे समझते हैं, मान लीजिए ये वृत्त है बेटा, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है इसका, ये ए है, ये क्या है, बी है ना। अब यहाँ पे दो चीजें चलेंगे, नीचे वाला हिस्सा वृत्तखंड हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या के द्वारा अलग किया जाए तो कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए हटा दीजिए, तो क्या वृत्त का हिस्सा त्रिज्याओं के माध्यम से अलग कर दिया गया, तो इसी को क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये है पूरा वृत्त, लेकिन दो त्रिज्याओं के माध्यम से इसको हमने अलग कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। ये केंद्र पर एक कोण बनेगा जिसे हम लोग थीटा कहते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ भी दो तरीके के त्रिज्यखंड होते हैं, इसे मान लीजिए P मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, Q। तो यहां पर हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दो हो जाएगा। दीर्घ मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा है, अगर यहां पर देखें तो यहां पे दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ए क्यू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यू बी, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसी तरीके से लघु त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ए पी बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगा, बहुत आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, चाप की। यहां से कुछ सूत्र भी हैं, बताएंगे, है ना। चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणे में कोण। और यहां पे कोण कैसा होना चाहिए बेटा, रेडियन में होना चाहिए। कोण किसमें होना चाहिए, रेडियन में। या यहां से हम क्या निकालना चाहें, कोण निकालना चाहें तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे में क्या, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोण को थीटा कहते हैं, चाप को हम एल कहते हैं, और बटे में क्या कहते हैं, आर। ये तीनों चीजें एक ही है। आसान है, ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आ रही होंगी, जो कि बहुत आसान है, लेकिन आपके क्वेश्चंस को यानी कि सवालों को करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बगैर इनके समझे हम सवालों को आगे नहीं कर सकते, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। आसान समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को रोक करके नोट कर ले, या ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, या दिमाग में ऐसे ही अगर आप बैठा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बैठा लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। आइए, अब आपको हम बताते हैं बेटा छेदक रेखा।
देखिए छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त की परिधियों को, है ना, काटते हुए जाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक, क्या होती, मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त है और ये कोई रेखा नहीं रही, ये क्या कर रही है, वृत्त की दोनों परिधियों को क्या कर रही है बेटा, ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद बिंदु है, किसमें, परिधि के चित्त है ना, परिधि के प्रतिच्छेद बिंदु ये परिधि के प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, अब समझ लीजिए छेदक रेखा और जीवा में क्या संबंध है। जीवा इनको काट कर बाहर नहीं जाती, समझिएगा, ये छेदक रेखा, जीवा में क्या होता है, इनको केवल अंतः स्पर्श करती है, ये क्या कर रही है, पूरी तरीके से काटते हुए निकल जा रहे, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी छेदक रेखा कहलाएगी, जानना जरूरी था। वैसे तो वृत्त की बहुत सारी प्रमेय है, कुछ प्रमेय को हम आपको फटाफट बता देते हैं, है ना। वृत्त से संबंधित प्रमेय, देखिए पहली क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा क्या होती है बेटा, लंब होती है। कैसे, मान लीजिए ये वृत्त है, ये जीवा हो गई, ये इसका केंद्र है, इस पे रेखा अगर खींची जाए वो मान ले तो ये 90 डिग्री, अर्थात कोण, इसे P मान ले, APO बराबर में कोण OPB बराबर में क्या होता है बेटा, 90 अंश, ये प्रमेय है। दूसरी देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए यहीं से देखते हैं, ये P है, तो क्या हो रहा है, समद्विभाजित करता है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, AP बराबर में PB, ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है ना। आसाएं हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये प्रमेयों का बहुत उपयोग अब है नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, जानने में क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ये जीवा की लंबाई बराबर है और इस जीवा की लंबाई भी आपस में बराबर है, तो कहना ये चाह रहा है, ये केंद्र पर इनके द्वारा जो कोण बनेगा, जैसे ये A B, ये O होगा, P और Q मान रहे हैं, तो होगा क्या, कोण POQ बराबर में क्या हो जाएगा, कोण OAB, वही कह रहा है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती हैं, समान कोण बनाती हैं, हाँ। इसी से वृत्त की समान जीवाएं
केंद्र से समान दूरी पर होंगी, दूरी पर होती हैं, ये भी समझ लीजिए क्या है। इसी चित्र में समझा देते हैं। मान लीजिए केंद्र से इसकी दूरी को हम n कह लेते हैं और इस दूरी को क्या कह लेते हैं, m कह लेते हैं। अगर जीवाएं समान है, यानी कि AB बराबर में अगर PQ है, तो यदि तो क्या होगा, ON बराबर में क्या हो जाएगा, OM हो जाएगा, ये कहता है। ठीक है ना। आपको हमने बता रखा है क्या, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है बेटा, समकोण होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। केंद्र के परिधि में एक ही ओर, परिधि में एक ही खंड में, हाँ ऐसे लिख लो, एक ही खंड में बने सभी कोण कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। अब समझिए जरा, ये मान लीजिए वृत्त है और ये हमने कोई कोण बनाया और दूसरा ये हमने बना दिया, ये मान लीजिए कोई जीवा, तो ये A और इसे P और Q कह लेते हैं, इसे AB कह लेते हैं। तो कोण P बराबर में कोण Q हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 7 नंबर देखिए क्या, केंद्र पर बना कोण है ना, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब समझिए जरा, ये मान लीजिए वृत्त है और ये मान लीजिए केंद्र है O, इस पे कोण जो बनेगा और इस पर परिधि के कोण का बनेगा, ये मान लीजिए P, इसे A और B मान लेते हैं। तो क्या होगा, कोण AOB बराबर में 2 गुने कोण APB। केंद्र पर जो कोण बढ़ रहा होगा उसके सामने परिधि पर जो कोण बढ़ेगा, केंद्र का क्या होगा, आधा होगा, या इस कोण का ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। वही लिखा है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर जो कोण बनना उसका क्या होता है, ये 2 गुना होता है। ऐसा कर रहे हैं। ठीक, आसान है, समझ में आ रहा है। ये वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय हालांकि और भी हैं, उनको छोड़ देते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं स्पर्श रेखाओं की तरफ, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, बात करते हैं स्पर्श रेखा की, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या होता है समझते हैं। वृत्त के किसी वृत्त के किसी एक बिंदु को छूकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। आइए समझते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है ना। वृत्त का कोई एक बिंदु है ना। इस बिंदु को छूकर जाने वाली रेखा, ये मान लीजिए P है, ये AB है। ठीक है ना। कुछ ऐसे ही क्या कह रहा, वृत्त के किसी एक बिंदु को छूकर, किसी एक बिंदु को मतलब P को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। आसान है, समझ में होंगे। अब यहां पर कुछ बिंदु होते हैं। एक तो कुछ शब्द होते हैं जिसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं,
स्पर्श बिंदु क्या है? बिंदु P क्या है यहां पर? स्पर्श बिंदु, जहां पर ऐसा बिंदु जहां रेखा वृत्त को क्या कर रही हो? स्पर्श कर रही हो, वो उसका क्या कहलाएगा बेटा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा, है ना? कांटेक्ट पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांटेक्ट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? हाँ, स्पर्श रेखा क्या है हमारे पास? AB स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा की स्थितियां क्या होती हैं? स्पर्श रेखा की स्थिति, या कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? देखिए, केस फर्स्ट, यदि बिंदु क्या है? वृत्त के अंदर है, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। समझ लेते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, ये केंद्र इसका O, मान लीजिए ये बिंदु A हो गया। अगर यहां से कोई रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा तो हो ही नहीं, ये क्या हो जाएगी? ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये तो छेदक रेखा होगी। छेदक रेखा है, ना कि स्पर्श रेखा। बात समझ पा रहे हो ना? अगर हमारे पास क्या, पहला केस क्या है? अगर हमारे पास बिंदु क्या है? वृत्त के अंदर है, तो वहां से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। केस सेकंड देखिए बेटा, यदि बिंदु क्या है? वृत्त की परिधि पर है, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझते हैं? यह मान लीजिए वृत्त है और मान लीजिए बिंदु A है, तो यहां से कोई एक रेखा खींची जाएगी। ये A है, इसे P और Q कहते हैं। समझ पाए? अगर एक बिंदु है तो यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केस थर्ड क्या है बेटा हमारे पास? यदि बिंदु वृत्त के क्या है? बाहर है, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब समझ, मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, है ना? मान लीजिए बिंदु बाहर है हमारे पास A, तो A से इस पे एक स्पर्श रेखा आएगी और एक से ये ऐसे आएगी। वही कह रहा, अगर बिंदु क्या है? बाहर है, तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। इसे M कह लेते हैं, इसे N कह लेते हैं, बाह्य बिंदु से। बात समझ पा रहे हो? तो यहां स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई? स्पर्श रेखाएं हमारे पास AM और AM। यहां पे स्पर्श रेखा क्या है बेटा? स्पर्श रेखा PAQ कह लेते हैं। बात इतनी समझ में आई? ये हमने स्पर्श रेखाओं की स्थिति कब बताई? बिंदुओं के आधार। तो यहां पे लिख सकते हैं बिंदुओं के आधार पर स्पर्श रेखा की स्थिति। किसके आधार पर? बिंदुओं के आधार पर। ठीक है ना? आसान चीजें समझ में आएंगी।
ये हम प्रमेय आगे पढ़ाएंगे। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श पर मतलब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बेटा, समान होती है। अभी आप बताएंगे, अभी क्यों हम स्पर्श रेखा की बात। आशा है चीज समझ में आई होगी। वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए या रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, वृत्तों के आधार पर अगर दो वृत्त एक दूसरे के साथ हैं, वृत्तों के आधार पर स्पर्श रेखाएं, देखिए सबसे पहली स्थिति क्या है, केस फर्स्ट कैसा हो, सकेंद्रीय हो जाए। क्या सकेंद्रीय का मतलब, वृत्त सकेंद्रीय हो जाए। तो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि बड़े वृत्त की जीवा होगी। देखिए मान लीजिए ये बड़ा सा वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। ये एक वृत्त है, एक दूसरा वृत्त ये है, इनका केंद्र एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ये स्थिति बनेगी। ये केंद्र है, इसे ए बी कह लेते हैं, इसे पॉइंट ऑफ पी कह लेते हैं। तो ध्यान देंगे, छोटे वृत्त के लिए तो ए बी स्पर्श रेखा हो गई, लेकिन बड़े वृत्त के लिए क्या है, ये जीवा है। ये स्थिति एक ही बनेगी, दूसरी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं बेटा। जब वृत्त एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ध्यान दीजिएगा कैसे प्रतिच्छेद करेंगे। मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है ना। तो इसका केंद्र मान लीजिए ये हमारे पास C1 है, उसका केंद्र यहां पर मान लीजिए क्या है, C2 है। तो इसमें स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, दो खींची जा सकती हैं उभयनिष्ठ बेटा। एक तो ऐसे जा सकती है कोई, और ये ऐसे, है ना। कुछ इस तरीके से। ऐसे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्या होगा, ऐसे स्थिति में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये बिंदु क्या है, ये ए बी, इसे क्या कह लीजिए, क्यू, और पी या पी क्यू। ठीक है ना। केस थर्ड देखिए बेटा। जब वृत्त एक दूसरे से अलग हो, या एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं हो, तो तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक वृत्त है और एक वृत्त इसी से स्पर्श करता हुआ एक दूसरा वृत्त ये है। इसका केंद्र हमारे पास C1 मान लीजिए, इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं।
इनसे तो एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखाएं ये खींची जा सकती है। है ना? ये हो गया स्पर्श रेखा T1 कह लेते हैं, इसे क्या कह देते हैं T2, इसे क्या कह देते हैं T3। तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जब वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा हो बेटा, स्पर्श कर रहे हो। केस थर्ड देख लेते हैं, जब वृत्त एक दूसरे से दूरी पर हो, एक दूसरे को ना तो स्पर्श करते हो और ना ही क्या करते हो बेटा, प्रतिच्छेद करते हो। तो कुछ ऐसी बनेगी वृत्त की स्थिति, एक वृत्त ये है मान लीजिए, एक वृत्त ये है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो इनसे स्पर्श रेखा तिर्यक खींची जा सकती है, कुछ ऐसे जाएंगी, है ना, और ये ऐसे है। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर क्या है C2 है। ठीक है ना? तो चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसमें से क्या होंगी, दो ऐसी होंगी तिर्यक, है ना, और दो कैसी होंगी, ये तिरछी कहलाती है बेटा, है ना, ये युग्मक कहलाती है। ठीक है ना? मतलब ऐसे समझ लो, चार कहलाते हैं ना, चार, दो तिरछी खींची जा सकती हैं, दो समांतर खींची जा सकती हैं। ये स्थितियां हैं आपके स्पर्श रेखाओं की। आसान है, समझ में आया होगा। यानी कि बिंदु होंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले बिंदुओं के आधार पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। अगर बिंदु हमारे वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, अर्थात शून्य स्पर्श रेखा होगी। अगर बिंदु हमारे पास वृत्त की क्या है, परिधि पर है, तो उससे क्या होगी, केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बिंदु हमारे पास क्या है, वृत्त के बाहर है, तो वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमने बात करी वृत्त की स्थितियों पर, यानी कि दो वृत्त एक साथ हो। अगर दो वृत्त एक कैसे हैं, सकेंद्रीय है, तो वहां से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बड़े वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है अगर बिंदु नहीं दिया। जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी वो बड़े वृत्त की क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। अगर दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आती है जब वृत्त एक दूसरे को क्या करें, वृत्त भी एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करें, तो वहां पे स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक बीच से होगी और ये दोनों सबकी कैसी है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ एक भी स्पर्श रेखा नहीं, यहाँ पे उभयनिष्ठ दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के लिए स्पर्श रेखाओं का काम करे। ठीक है ना? अगर वृत्त हमारे पास कैसे है, ना तो प्रतिच्छेद करते हैं ना ही स्पर्श करते हैं, तो वहां से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 4, 2 तिर्यक होती है, 2 उभयनिष्ठ या संयुग्मी होती है। आशा है ये चीज समझ में आएगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखाओं पर आधारित बहुत सारी प्रमेय है ना, नोट करके लिखिएगा। वृत्त के किसी एक
बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए वृत्त है और एक बिंदु है, तो यहां से क्या होगा, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहला बिंदु, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखी, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब इस बिंदु को ध्यान से समझिएगा। वृत्त पर पूछे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आशा है ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब स्पर्श रेखाओं के आधार पर प्रमेय है बेटा, है ना। दूसरा समझ लीजिए, वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं केवल एक ही होगी, जो कि व्यास के शीर्षों पर खींची जा सकती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास वृत्त है और ये इसका व्यास है, ये केंद्र है। तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और यहां से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये मान लीजिए ए बी है और ये क्या है, सी डी है। इसी के आधार पर हम चौथे वाले को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यदि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसा नहीं, यदि वृत्त पर, है ना, व्यास के शीर्षों पर स्पर्श रेखाएं खींचें, तो वह समांतर होंगी। ये प्रश्न है, इसमें प्रमेय है, बताएंगे। आसान है, इतनी बात समझ रहे। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखाओं की प्रमेय है बेटा। कुछ बहुत सारी प्रमेय है। पहली प्रमेय है क्या, वृत्त के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा समकोण होती है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है और ये यहां पर हमने क्या करी, स्पर्श रेखा खींची। ये इसका क्या है, केंद्र O, और इसको अगर मिलाते हैं तो ये क्या होते हैं बेटा, 90 अंश के होते हैं। वही कह रहा है, वृत्त के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है बेटा, समकोण होती है। या यस, दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या, स्पर्श बिंदु केंद्र के साथ क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, स्पर्श बिंदु, है ना, केंद्र, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है ना, दूसरे बिंदु पर इस पे आधारित एक प्रश्न पड़ता है क्या, स्पर्श रेखा की
स्पर्श रेखा की लंबाई। इसी प्रमेय पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है और बाह्य बिंदु से हमने क्या करी, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची। ये इसका क्या है, केंद्र है। ये P मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं। ये बिंदु A से इसको जो मिलाया जाए, चूंकि हमने बताया है 90 अंश का कोण बनाता है, ये A कह लीजिए। तो स्पर्श रेखा क्या है बेटा, AP है ना, तो ध्यान दीजिएगा AP। और ये क्या है, समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण होती है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी कि नहीं, कर्ण हो जाएगी। और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है कि नहीं, त्रिज्या है ना। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहां से एक सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज APO में क्या लगाओगे, कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। जब 90 अंश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये AO का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा। यही इसकी क्या है, ये इसकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर में AP। यहां से सवाल बनते हैं बेटा आपसे, बहुविकल्प में भी बनते हैं और हल करने के लिए भी बनते हैं। ये इस पर आधारित एक सवाल बनता है। दूसरी प्रमेय ध्यान दीजिएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई सभी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। ये एक तो ये बिंदु, दूसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही सवाल है पूरी एक्सरसाइज में। ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब हमने बताया। मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, वृत्त पर बाह्य बिंदु से मान लीजिए एक स्पर्श रेखा खींची गई, एक ये स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए P, ये बिंदु मान लीजिए Q, ये A है। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श पर खींची गई रेखाओं की लंबाई आपस में, अर्थात यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेटा, AP की दूरी बराबर में क्या हो जाएगी, AQ। ये इस स्वरूप का कहने का मतलब था। ठीक है ना, मुख्य रूप से नहीं है और भी है, ठीक है ना, बताएंगे फिर। आज देख लीजिए, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। आशा है ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जब हम इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। लगभग हमने आपका पूरा इंट्रोडक्शन वृत्त से संबंधित कंप्लीट कर लिया है। पढ़ते रहिए, स्टे एंड कंटिन्यू योर स्टडी, फॉर आफ्टर सम टाइम्स वी हैव टू सॉल्व द अनसॉल्व्ड पेपर। हमारे YouTube चैनल पर बने रहे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसके बाद ये पूरी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम मुख्य रूप से आपके अनसॉल्व्ड को सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, और उसके बाद कुछ लगभग 100 प्रश्नों की हम ऐसे सीरीज देंगे जो प्रश्न वहीं से आएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।